रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बिज़नेस टैक्सेशन के हवाले से हमने जो सेकंड पार्ट स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज़ डेफिनेशंस ऑफ बिज़नेस टैक्सेशन। सेक्शन 2 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का। हम अब तक 7 डेफिनेशन जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 8th डेफिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं जो डेफिनेशन हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट सेक्शन 2 सब सेक्शन 46। अब इस डेफिनेशन को भी अगर आप देखें तो इसका सेक्शन तो ये लिखा हुआ है, इसी की ए और बी पॉइंट में इसके मीनिंग्स भी हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन भी है। सेपरेटली इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो प्रॉफिट ऑन डेट का अगर आप लफ्ज़ी मतलब देखें, लिटरल मीनिंग देखें, तो प्रॉफिट ऑन डेट का मतलब है जी डेट पर प्रॉफिट, कर्ज पर मुनाफा या कर्ज पर सूद। प्रॉफिट ऑन डेट मतलब कर्ज पर सूद, कर्ज पर मुनाफा, कर्ज में इजाफा। तो देखें, कर्ज आप किसी से लें फिर भी उसको डेट कहते हैं, किसी को अगर आप कर्ज दें तो उसको भी डेट कहते हैं। इसका मतलब भी हुआ प्रॉफिट ऑन डेट दोनों हवाले से हमने समझना है कि अगर आपने कर्ज दिया हुआ है तो प्रॉफिट ऑन डेट रिसीव होगा, और अगर आपने कर्ज लिया हुआ है, डेट लिया हुआ है, तो प्रॉफिट आपको पे करनी पड़ेगी। अब होता क्या है, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस ने, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ने कर्ज पर सूद के मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं। कुछ ने शरई लिहाज से उसको जो है वो एक्सेप्ट करवाने के लिए, उसको काबिल कबूल बनाने के लिए उसका नाम बदला हुआ है। कुछ ने अपने बिजनेसेस के हिसाब से, उनके ऑपरेशंस के हिसाब से उसके नाम रखे हुए हैं। लेकिन कर्ज पर सूद, कर्ज पर मुनाफा किसी भी नाम से हो, शरई लिहाज से गलत है। बहरहाल हमें पता तो होना चाहिए कि शरई लिहाज से ठीक है या नहीं। टैक्स का शरई लिहाज से कोई कंसर्न नहीं है, मतलब टैक्स जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को फॉलो करता है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में हर चीज़ जो है वो इस्लाम से दूर ही है, वो अंग्रेज़ों के बनाए हुए कवानीन है जिनके वो फॉलो कर रहे हैं। तो प्रॉफिट ऑन डेट, कर्ज पर सूद, चाहे किसी भी नाम से हो, अगर उसकी सेंस वो है ना कि भाई ये कर्ज आपने लिया या दिया और उसको जब वापस करना है तो इजाफे के साथ वापस करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट ऑन डेट। अब यहाँ पर उसके मुख्तलिफ नाम हैं जो रूटीन में आप सुनते हैं। आपने वैसे भी देखा है, आपने अगर याद हो तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि बिल आप बैंक को देते थे 30,000 का, बैंक डिस्काउंट करके आपको 29,000 या 29,500 रुपया दे देता था। मतलब उसमें से 500 बैंक डिडक्ट कर लेता है या 1000 डिडक्ट कर लेता है। कर्ज देने की वजह से उस पर बैंक डिस्काउंट काट लेता है, तो वो भी सूद है जो बैंक लेता है आपसे। एक तो ये कि आपने बैंक से 30,000 का कर्ज लिया, जब वापस करना तो 31,000 देना है। यहाँ पर क्या हुआ, आपने बैंक से कर्ज लिया 29,000 का, वापस बैंक को 30,000 मिलना है जब आप बिल डिस्काउंट करवाते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक को तो बिल के बदले में 30,000 मिल जाना ना, आपको सिर्फ 29 मिलना है। तो डिस्काउंट हो, इंटरेस्ट हो, यील्ड हो, प्रीमियम हो, फीस हो, किसी भी नाम से हो, कर्ज पर सूद प्रॉफिट ऑन डेट कहलाता है। चाहे वो देखें एनी प्रॉफिट, प्रॉफिट के नाम से हो, यील्ड के नाम से हो, इंटरेस्ट के नाम से हो, डिस्काउंट काटना बिल्स ऑफ एक्सचेंज के हवाले से लिखा हुआ है, प्रीमियम लेना, इजाफा लेना, और अदर अमाउंट या कोई भी रकम पेएबल ऑन अ डेट जो कर्ज पर आपने अदा करनी हो। एनी प्रॉफिट, यील्ड, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, प्रीमियम, चाहे उसका नाम प्रॉफिट हो, चाहे यील्ड हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे डिस्काउंट हो, चाहे प्रीमियम हो, और अदर अमाउंट या कोई भी रकम पेएबल ऑन अ डेट, सिंपल उसने कह दी, जो डेट्स पर आपने अदा करनी है। तो एनी प्रॉफिट, यील्ड, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, प्रीमियम और अदर अमाउंट पेएबल ऑन अ डेट, होएवर इट डज नॉट इंक्लूड द रिटर्न ऑफ कैपिटल। इसमें रिटर्न ऑफ कैपिटल शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है? देखें, रिटर्न ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है, कैपिटल पर मुनाफा। अब कैपिटल का मतलब क्या है, वो पैसा जो बिजनेस में लगाया जाए। तो लोग देखें किसी को पैसा देते हैं ना, तो वो उनके साथ कैपिटल शेयर करते हैं, उनके बिजनेस में पैसा लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, वो कैपिटल कहलाता है। उस पर जो रिटर्न मिलता है, उस पर जो मुनाफा मिलता है, वो प्रॉफिट ऑन डेट नहीं है। प्रॉफिट ऑन डेट क्या है कि आपने किसी को कर्ज दिया, बिजनेस में हिस्सा नहीं लिया, कर्ज दिया,
जो कि वापस मिल जाएगा आपको कुछ अरसे के बाद। जितनी देर वो वापस नहीं मिलेगा आप उसको कहते हैं जी इस पर मुझे मुनाफा देते रहो, इस पर मुझे सूद देते रहो, इंटरेस्ट देते रहो, मुझे प्रीमियम देते रहो, मार्कअप देते रहो, तो वो कहलाएगा प्रॉफिट ऑन डेट। अब प्रॉफिट ऑन डेट पढ़ना इस वजह से ज़रूरी है कि अगर आपको प्रॉफिट ऑन डेट मिल रहा है तो ये आपकी इनकम है, और इनकम टैक्स इसको कंसीडर करता है कि आपने अगर किसी से प्रॉफिट ऑन डेट लिया है या प्रॉफिट ऑन डेट पे किया है तो इसके बदले में आपको, अगर आपने डेट प्रॉफिट लिया है तो आपको सूद देना पड़ेगा, इस पर टैक्स देना पड़ेगा आपको, जो प्रॉफिट आपने अर्न किया है कर्ज पर। तो एनी प्रॉफिट, यील्ड, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, प्रीमियम और अदर अमाउंट पेएबल ऑन अ डेट, however it does not include the return of capital, इसमें रिटर्न ऑफ कैपिटल शामिल नहीं है। क्लियर है जी। इसका सेकंड पॉइंट, इसको समझने से पहले, इसको पढ़ने से पहले इसको पहले सुन लें, ध्यान से समझ लें। देखिए होता क्या, जब आप आम तौर पर किसी भी बैंक से या किसी मनी लेंडर से, आम तौर पर बैंक का ये रूल होता है कि आपने बैंक से अगर कर्ज लेना है ना, तो बैंक कहता है जी पहले आप इस तरह करें, जितना भी आपने कर्ज लेना है 5,000 रुपये जमा करवाएं। वो 5,000 किस लिए जी, हम आपकी जी फ़ाइल तैयार करेंगे, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, वो फाइल हम अप्रूवल के लिए हेड ऑफिस भेजेंगे, वहाँ से अप्रूवल आएगा, फिर आपको कर्ज मिलेगा। या क्रेडिट कार्ड कंपनी, क्रेडिट कार्ड भी एक कर्ज की सहूलत है, बैंक आपको ये कार्ड दे देता है, भाई आप इस पर जब चाहें ख़रीदारी करें, बगैर पैसों के कार्ड दें, उधार देगा बैंक आपको, बैंक आपकी जगह पेमेंट कर देगा, आप फिर मंथ एंड पर नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में बैंक को पेमेंट कर देंगे। वो भी कर्ज होता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, क्रेडिट कार्ड। अब जब आप कर्ज लेने गए, चाहे वो क्रेडिट कार्ड बनवाना हो या आपको वैसे रनिंग फाइनेंस चाहिए हो, कैश चाहिए हो बैंक से कर्ज के तौर पर, तो बैंक कहता है जी आप पहले उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस दें। उससे क्या होगा, क्रेडिट कार्ड अगर आपने बनवाना है तो बैंक कहता है जी 1,000 जमा कराएं, मिसाल दे रहा हूँ आपको। आपने कर्ज लेना जी 10 लाख का, बैंक कहता है जी 5,000 पहले इसकी फ़ी जमा करवाएं ना, आपकी फ़ाइल तैयार होगी, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे, फिर आपको कर्ज मिल जाएगा। अब होता क्या, वो 5,000 या वो 1,000 जमा करवा देते हैं और आपके लिए बैंक फ़ाइल तैयार करता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, वो हेड ऑफिस से परमिशन आती है, स्टेट बैंक से परमिशन आती है, फिर आपको कर्ज जो है वो अप्रूवल मिल जाता है। अब अप्रूवल मिल गया, वो जो 5,000 आपने दिया है या वो 1,000 जो क्रेडिट कार्ड के लिए दिया था, वो रिफंडेबल नहीं है, आपको वापस नहीं मिलेगा। अब कर्ज मिसाल के तौर पर आपको 10 लाख का मिलना है, वो जो 5,000 आपने पहले दिया हुआ वो वापस नहीं मिलना। वो 5,000 भी टैक्स की लैंग्वेज में, टैक्स के कानून के मुताबिक जो आपने कर्ज की सहूलत हासिल करने के लिए लिया है, जो 5,000 या वो 1,000 जो मैंने कहा क्रेडिट कार्ड के हवाले से आपने पे किया है, वो कर्ज की सहूलत के लिए आपने पे किया है। तो कर्ज की सहूलत हासिल करने के लिए जितनी भी फ़ी दी जाती है, जितने भी चार्जेस दिए जाते हैं, क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल होते हैं, काबिल वापसी नहीं होते, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रॉफिट ऑन डेट। अब मेरी बात याद रखें, देखें आपको कर्ज की सहूलत मिल गई है। अब आप चाहें, हो सकता है कि आपको इन्हें फ़ाइल तैयार करने के बाद 5,000 देने के बाद आप बैंक को कहें नहीं जी मेरा इरादा बदल गया, मैं अब जो है ना वो कर्ज़ नहीं लूँगा, वो 5,000 फिर भी वापस नहीं मिलेगा, लेकिन आपने कर्ज़ नहीं लिया। इसी तरह आपने क्रेडिट कार्ड की सहूलत तो ले ली 1,000 रुपये पे करके, क्रेडिट कार्ड आपके हवाले भी हो गया, लेकिन आपने क्रेडिट कार्ड से कभी कोई ख़रीदारी की नहीं, कभी कोई परचेजेस की नहीं, लेकिन वो जो 1,000 आपने क्रेडिट कार्ड हासिल करने के लिए दिया था ना, क्रेडिट फैसिलिटी हासिल करने के लिए, उधार की सहूलत हासिल करने के लिए जो पैसा आपने दिया था, वो काबिल वापसी नहीं है। लेकिन फिर भी चाहे आप कर्ज लें या ना लें, कर्ज की सहूलत के लिए दिया गया पैसा वो भी प्रॉफिट ऑन डेट है। तो वो जो मैंने बताया, आपने बैंक से 5,000 बैंक से कर्ज़ा लेने के लिए 5,000 प्रोसेसिंग फ़ीस दी, या आपने क्रेडिट कार्ड के लिए फ़ीस दी, वो सब प्रॉफिट ऑन डेट है, जो कर्ज़ की सहूलत हासिल करने के लिए बाद में बेशक आप कर्ज़ लें या ना लें, उस सहूलत से फ़ायदा उठाएं या ना उठाएं। तो सुन लें ध्यान से। अब एनी सर्विस फ़ी और अदर चार्ज, कोई भी सर्विस फ़ी या चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डेट, कर्ज़ के हवाले से, वो भी प्रॉफिट ऑन डेट है। फिर एनी फ़ी और चार्ज जो आप देते हैं, इनकॉर्पोरेटेड जो आप पे करते हैं, अदा करते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, उधार की सहूलत लेने के लिए, कोई भी फ़ी, कोई भी चार्ज इनकॉर्पोरेटेड जो आप पे करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी के को हासिल करने के लिए, उधार की सहूलत को हासिल करने के लिए, विल आल्सो बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट ऑन डेट, उसको प्रॉफिट ऑन डेट कहा जाता है। इवन इफ़ इट हैज़ नॉट बीन यूटिलाइज, चाहे बाद में आप उस कर्ज़ का इस्तेमाल करें या ना करें। जैसा मैंने बताया ना कि आपने 5,000 बैंक को तो दे दिया, आप क्रेडिट, आपका जो कर्ज़ा था वो अप्रूव भी हो गया, या क्रेडिट कार्ड आपने बनवाना था, आपने 1,000 रुपये दे दिया, क्रेडिट कार्ड बनकर भी आ गया, लेकिन बाद में आपने उस क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल नहीं किया,
या बाद में आप बैंक में गए ही नहीं कर्जा लेने के लिए। इवन इफ़ इट हैज़ नॉट बीन यूटिलाइज का मतलब है बाद में बेशक आप वो कर्ज़ की सहूलत इस्तेमाल करें या ना करें, वो जो 5,000 या जो वो 1,000 आपने अदा कर दिया था, वो जो फ़ीस अदा कर दी थी वो वापसी नहीं मिलेगी आपको। दैट्स वाई इट इज़ आल्सो ट्रीटेड एज प्रॉफिट ऑन डेट। क्लियर है जी। मैं लास्ट टाइम दोबारा पढ़ देता हूँ जी पूरी डेफिनेशन। प्रॉफिट ऑन डेट सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 मीन्स एनी प्रॉफिट, यील्ड, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, प्रीमियम और अदर अमाउंट पेएबल ऑन अ डेट, होएवर इट डज नॉट इंक्लूड द रिटर्न ऑफ कैपिटल। इसमें रिटर्न ऑफ कैपिटल शामिल नहीं है। एनी सर्विस फ़ी और चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डेट, कोई भी सर्विस फ़ी, कोई भी चार्जेज जो डेट के हवाले से हैं। एनी फ़ी और चार्ज इनकॉर्पोरेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्रेडिट फैसिलिटी, जो क्रेडिट फैसिलिटी के हवाले से आपने फ़ी और चार्जेस दिए हैं, विल आल्सो बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट ऑन डेट, उनको प्रॉफिट ऑन डेट कहा जाएगा। इवन इफ़ इट हैज़ नॉट बीन यूटिलाइज, चाहे बाद में आप उसका इस्तेमाल करें या ना करें। क्लियर है जी। तो ये डेफिनेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। दैट इज़ अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, अप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट फंड और अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। ये तीनों हम इकट्ठी पढ़ेंगे, तीनों अलग अलग डेफिनेशन है लेकिन तीनों आपस में मिलती जुलती हैं, इस वजह से हम इनको इकट्ठा डिस्कस करने जा रहे हैं। इन तीनों डेफिनेशन के हवाले से आप ज़रा सुने और समझें ध्यान से। देखें इन सब के साथ एक तो कॉमन वर्ड लिखा हुआ है जी अप्रूव्ड, अप्रूव्ड एंड अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। ठीक है जी। दूसरी बात, इनके साथ एक कॉमन मीनिंग और समझ लें वर्ड है फंड। सेकंड वाले के साथ फंड नहीं है लेकिन मतलब इसका भी तकरीबन सेम है, फंड। पहली बात तो अप्रूव्ड का मतलब क्या है। इन तीनों के हवाले से अप्रूव्ड का मतलब है इजाज़त लेकर बनाया गया। अप्रूव्ड अप्रूवल के साथ बनाया हुआ, इजाज़त के साथ बनाया हुआ। इसको रिकॉग्नाइज्ड भी कहते हैं, इसके साथ लफ्ज़ रिकॉग्नाइज्ड भी यूज़ होता है। रिकॉग्नाइज, जैसा कि आप जानते हैं रिकॉग्नाइज के बारे में कि ये इजाज़त लेकर फिर बनाया गया है। रिकॉग्नाइज मतलब इजाज़त के साथ बनाया गया फ़ंड है, रिकॉग्नाइज्ड फ़ंड है। अब होता क्या है जी इस फ़ंड में, इसको इजाज़त लेकर बनाया जाता है, इसका मकसद क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा ज़रा बात। इन तीनों फ़ंड की जो थीम है ना, जो मीनिंग है वो समझें ज़रा। होता क्या है, पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक तो तकरीबन सारी की सारी मतलब गवर्नमेंट तो तकरीबन सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस, और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बैंक्स हैं, ये अपने मुलाजमीन के बेनिफिट के लिए एक रकम जमा करते हैं। वो रकम जमा करते हैं और ऐसी जगह पर जमा करते हैं जहां पर उस रकम में डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर इजाफा होता रहता है। मतलब मुनाफा बख्श इंटरेस्ट वाले कामों में उन पैसों को लगा दिया जाता है। इस तरह होता क्या है, वो रकम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है और वो मुलाजमीन के फ़ायदे के लिए बनाई जाती है। इसके फिर मुख्तलिफ पर्पसेस होते हैं। कुछ अमाउंट्स तो ऐसी होती हैं जो मुलाजमीन जब रिटायर होते हैं जॉब से तो उनको अदा कर दी जाती हैं। कुछ अमाउंट्स इसलिए बनाई जाती हैं कि जिस मुलाजिम की डेथ हो गई या वो डिसेबल हो गया किसी एक्सीडेंट की वजह से या वैसे किसी बीमारी की वजह से वो डिसेबल हो गया तो उसको दे दी जाएगी। और कुछ ऐसी है जो एम्प्लॉयज़ को जब वो रिटायर होंगे सुपर एनुएशन के वक्त उनको अदा कर दी जाती है। कुछ टाइम बाइंडिंग्स के हिसाब से होती हैं, कुछ इवेंट्स के लिहाज से होती हैं। आपने सुना होगा जी एम्प्लॉयज़ जब जॉब से रिटायर होते हैं आमतौर पर सरकारी मुलाजमीन, तो उनको एक रकम मिल जाती है। वो रकम इन्हीं में से कुछ फ़ंड्स होते हैं जो इस मकसद के लिए बनाए जाते हैं कि एम्प्लॉयज़ जब रिटायर हों तो उनकी फैमिली और उनकी हेल्प के लिए वो रकम दी जाए। फिर आपने पेंशन के बारे में भी सुना होगा। पेंशन का मतलब क्या है जी, एम्प्लॉय जब जॉब से, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आमतौर पर रिटायर होता है तो उसको हर महीने सैलरी की बजाय पेंशन मिलती है। दो वो कम होती है सैलरी से, लेकिन वो हर महीने मिलती रहती जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती या उसके बाद उसकी वाइफ की डेथ नहीं हो जाती। तो ये रकम कैसे आ जाती है, किन सोर्सेज से दी जाती है, कि गवर्नमेंट इसका एक्सपेंडिचर बियर करती है या कोई सिस्टम बनाया जाता है, तो ये सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं। होता क्या है नॉर्मली कि वो एम्प्लॉयज़ जिनको ये फंड्स मिलते हैं ना, ये रकमें मिलती हैं ड्यूरिंग जॉब या रिटायरमेंट के बाद, उन एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ में से हर महीने एम्प्लॉयर जहाँ पे वो जॉब कर रहे होते हैं, वो कंपनी, वो इदारा, हर महीने एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से कुछ रकम परसेंटेज वाइज काट लेता है। आमतौर पर 5% रकम काटी जाती है।
एम्प्लॉयज़ की मुलाजमीन की तनख्वाहों में से 5% रकम काट ली गई। हर मुलाजिम की तनख्वाह में से 5% रकम निकालेगी। जो जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी ज़्यादा होगी उनकी 5%, फॉर एग्जांपल किसी की 1 लाख सैलरी है, बेसिक सैलरी, तो उसका 5 लाख बनेगा, 5% बनेगा 5000। जिसकी 20,000 सैलरी है उसका 5% बनेगा 1000। हर मुलाजमीन की सैलरी में से पैसे काटे जाते हैं 5% के लिहाज से आमतौर पर। तो बाय रूल होता क्या है, जितने मुलाजमीन की तनख्वाहों में से पैसे काटे जाते हैं ना, कुल मिलाकर, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 50 मुलाजिम हैं, उनकी तनख्वाहों में से पैसे काट कर आपके पास 2.5 लाख रुपए इकट्ठा हो गया हर महीने, तो 2.5 लाख ही एम्प्लॉयर भी जमा करता है। ठीक हो गया, 2.5 लाख एम्प्लॉयज़ का कटा, 2.5 लाख एम्प्लॉयर ने, कंपनी ने खुद कंट्रीब्यूट करवाया, तो ये 5 लाख जमा हो गया। इस 5 लाख को इन्वेस्ट कर दिया गया प्रॉफिटेबल पर्पज़ के लिए। 2.5 लाख एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से कटा, 2.5 लाख एम्प्लॉयर खुद भी डालता है, कंट्रीब्यूट करता है अपने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए। देखिए, एम्प्लॉयज़ को अगर आप बेनिफिट देंगे ना, एक कंपनी अगर अपने मुलाजमीन को फ़ायदा देगी तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी को छोड़कर नहीं जाएंगे, आपकी कंपनी में लॉन्ग टर्म पर्पज़ के टाइम के लिए जॉब करते रहेंगे। जितनी देर तक एम्प्लॉयज़ जॉब करते रहेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि एक ओल्डर एम्प्लॉय आपको जितना बेनिफिट दे सकता है वो न्यू एम्प्लॉय बेनिफिट नहीं दे सकता। फिर ओल्ड एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं जी, उनकी एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हैं। नए एम्प्लॉय अगर आप रखेंगे बार बार आए दिन, तो आपको उन्हें ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, उनको हैंडल करना पड़ेगा। तो इस वजह से कंपनीज़ की कोशिश होती है भाई एम्प्लॉयज़ को देर तक कंपनी जो है वो अपने पास एम्प्लॉयज़ रखा जाए। फिर इसलिए वो डिफरेंट बेनिफिट देती हैं, कुछ मेडिकल की सहूलतें देते हैं, कुछ रिहाइश की सहूलतें देते हैं, कुछ अकोमोडेशन की सहूलतें देते हैं। इस तरह की बेनिफिट, ये भी बेनिफिट है। अप्रूव ग्रेचुइटी फंड, सुपर एनुएशन फंड और एम्प्लॉयमेंट पेंशन और एन्युटी स्कीम, ये भी एक बेनिफिट का नाम है। तो इन तीनों फंड्स में होता क्या है, जैसा मैं बता रहा था कि एम्प्लॉय की सैलरी में से पैसे कटे, एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट करवा दी। 2.5 लाख एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से कटा, 2.5 लाख एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट कर दिए, तो मिलाकर 5 लाख इकट्ठा हो गया। अब वो 5 लाख इन्वेस्ट हो गया प्रॉफिटेबल पर्पज़ के लिए। 1 साल बाद उस 5 लाख पर 50,000 मुनाफा मिल गया। कितना हो गया जी, 5 लाख जमा हुआ था ना, 50,000 मुनाफा जमा हो गया, तो 5,50,000 रुपया हो गया। अगले साल फिर ऐसा ही होना है, फिर एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से 2.5 लाख कटेगा, फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा 2.5 लाख, फिर 5 लाख जमा हो गया। 5,50,000 पहले पड़ा हुआ था, 5 लाख ये नया आ गया। टोटल कितनी रकम हो गई, 10,50,000 दूसरे साल के एंड पर। अब दूसरे साल इस 10,50,000 कुल रकम पर मुनाफा मिला, वो 1 लाख मुनाफा मिल गया। 10,50,000 था, 1 लाख मुनाफा हो गया, टोटल रकम कितनी होगी, 11,50,000। अब अगले साल फिर ऐसा होगा, फिर 5 लाख जमा होगा, 11,50,000 पहले था, 5 लाख ये आ गया, फिर 16,50,000 हो गया, फिर इस पर मुनाफा मिलेगा। इस तरह ये रकम कंटिन्यू टू एक्यूमुलेट, मुसलसल जमा होती रहती है, ईयर टू ईयर, सालों साल जमा होती रहती है। और फिर हर एम्प्लॉई को उसकी रिटायरमेंट पर या उसकी डेथ पर, उसकी फैमिली को या उसके डिसेबल होने पर उसको अदा कर दी जाती है। और ये रकम में से कुछ हिस्सा, कुछ ख़ास बेनिफिट है, जैसे ये सेकंड वाला जो है ना, इसमें जो रकम जमा होती है वो एम्प्लॉय जब रिटायर हो जाते हैं तो उनको पेंशन की शक्ल में हर महीने मिलती रहती है। फॉलो कर रहे हैं जी बात? तो ये इन फंड्स का, फंड का मतलब ही ये है, जो फंड लफ्ज़ है ना फंड, इसका मतलब ही ये है कि रकम कंटिन्यू टू एक्यूमुलेट, जमा होती रहे और उस पर मुनाफा मिलता रहे। देखिए आपके पास घर में पैसे पड़े ना, तो वो अमाउंट है, सम है, रकम है, लेकिन वो पैसा आप बैंक में किसी मुनाफा बख्श काम में लगवा देना, इंटरेस्ट वाले काम में, जहाँ पर उसका इसमें इजाफा होता रहे, तो हम उसी पैसे को क्या कहते हैं, ये फंड किया हुआ है जी हमने, फंड्स हैं जिसमें इजाफा मिलेगा, मुनाफा मिलता रहेगा। अप्रूव्ड का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अप्रूव्ड का मतलब ये है कि ये टैक्स डिपार्टमेंट से, टैक्स के कमिश्नर से, इनकम टैक्स के कानून के मुताबिक इनकम टैक्स के इदारे से इजाज़त लेकर बनाया गया है, उनके अप्रूवल से बनाया गया है। फॉलो करें जी बात? तो स्टार्ट करते हैं जी आज की सेकंड डेफिनेशन, अप्रूव ग्रेचुइटी फंड। अब ग्रेचुइटी फंड, आप नाम से, जैसे मैंने पहले बताया कि ग्रेचुइटी, इसमें रकम जमा होती रहेगी, अप्रूवल आपको टैक्स डिपार्टमेंट से लेना होगा। इन डेफिनेशन में सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 3 है। इसके ना मीनिंग्स वाला पोर्शन, ये एंड वाली 2.5 लाइनें, ये 2.5 लाइन आप देख रहे हैं ना, ये मीनिंग है, ये पहले आपने लिखने हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक है, इसमें कुछ चीज़ें हमें जो है वो अरेंज करनी पड़ेंगी, मतलब इसमें कुछ चीज़ें हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के लिहाज से चेंज भी करनी पड़ेंगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो लास्ट 3 लाइनें ये मीनिंग्स की हैं, आपने सेक्शन लिखना है, ये हेडिंग लिखनी है, फिर आपने पहले ये 3 लाइनें लिखनी है, ये मीनिंग्स में आएंगी। ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ये एक्सप्लेनेशन है, ये बाद में लिखनी है। तरतीब हमारी यही होगी, पहले डेफिनेशन लिखी, उसका सेक्शन लिखा, फिर मीनिंग्स लिखने, फिर एक्सप्लेनेशन लिखनी है। तो ये जो पैराग्राफ है ये एक्सप्लेनेशन का है, ये आपने बाद में लिखना है, इसको पहले लिखना है। तो मैं पढ़ भी पहले इसी को रहा हूँ, मीनिंग्स।
मीनिंग में बताया जाएगा भाई अप्रूव्ड का मतलब क्या है। द एम्प्लॉयर गेट्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट इफ द ग्रेचुटी फंड इज अप्रूव्ड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। द एम्प्लॉयर को भी फ़ायदा होता है, लॉट ऑफ बेनिफिट्स होते हैं, ग्रेचुटी फंड इज अप्रूव्ड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। एम्प्लॉय को तो फ़ायदा है ही है, एम्प्लॉयर को फ़ायदा भी होगा। देखें मेरी बात सुने, रकम का फ़ायदा तो एम्प्लॉय को मिल रहा है ना, जो इकट्ठी रकम मिलेगी। एम्प्लॉयर को क्या फ़ायदा है अप्रूव करवाने का? देखें जी, अगर ग्रेचुटी फंड अप्रूव्ड होगा ना तो इसका फ़ायदा एम्प्लॉय को तो है ही, उसे रकम मिल जाएगी, उसको श्योरिटी मिल जाएगी, उसकी रकम ज़ाया नहीं होगी, कंपनी कल को डिनाई नहीं कर सकती, रिफ्यूज़ नहीं कर सकती रकम देने से, क्योंकि अप्रूव्ड है, टैक्स डिपार्टमेंट की परमिशन से, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक इस फंड को बनाया जाता है। अब एम्प्लॉयर को क्या फ़ायदा हुआ भाई? एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा तो है, एम्प्लॉयर को अप्रूव्ड करवाने का क्या फ़ायदा है? देखिए अप्रूव्ड करवाना कोई आसान काम नहीं। मैं मिसाल देता हूँ आपको। देखिए आप अक्सर देखते हैं प्राइवेट स्कूल्स हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं या अकेडमीज़ हैं, वो अप्रूव्ड नहीं होते, रजिस्टर्ड नहीं होते। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपने जिस इदारे से रजिस्ट्रेशन करवानी होती है उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से कॉलेज को रजिस्टर्ड करवाना है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो उनकी रिक्वायरमेंट है जी कम अज़ कम आपके कॉलेज का रकबा 3 कनाल होना चाहिए। तो जो छोटे कॉलेज वाले हैं वो कैसे अप्रूव करवाएं? फॉलो करें ना मेरी बात। तो अप्रूव करवाना कोई आसान काम नहीं है। अप्रूव करवाने के लिए आपको उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना पड़ता है। मसलन जब आप अप्रूव करवाने जाएंगे तो वो तो आपको कहेंगे जी मिनिमम सैलरी आपने वही रखनी है जो गवर्नमेंट की बताई गई है। आम आप देखते हैं 12,000 रुपये भी मुलाजिम रखा है, 10,000 रुपये भी मुलाजिम रखा है, लेकिन जब आपने कोई चीज़ अप्रूव करवानी है ना तो फिर आपको उनकी रिक्वायरमेंट्स गवर्नमेंट की बनाए गए कवानीन को फॉलो करना पड़ेगा। फिर आपको कम अज़ कम मुलाजमीन की तनख्वाह जो बजट के मुताबिक 18,000 रुपये वो रखनी पड़ेगी। ये बात फॉलो कर रहे हैं जी। तो अप्रूव करवा कर फिर एम्प्लॉयर को क्या फ़ायदा हुआ? एम्प्लॉयर को बेटा फ़ायदा ये होगा, स्टूडेंट्स व्यूअर्स, फ़ायदा ये होगा कि अगर ये ग्रेचुटी फ़ंड अप्रूव्ड होगा ना तो एक कंपनी अपने मुलाजमीन के लिए जितना पैसा भी कंट्रीब्यूट करेगी, जैसे हम देख रहे हैं ना, मैंने आपको बताया कि 2.5 लाख एम्प्लॉइज़ का होता है, 2.5 लाख एम्प्लॉयर खुद लगाता है। अब जो 2.5 लाख एम्प्लॉयर ने लगाया ना, एम्प्लॉयर ने जो पैसा 2.5 लाख रुपये अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लगाया, वो 2.5 लाख उसका एक्सपेंडिचर है, उसके एक्सपेंसेस हैं। अब अगर उसने अप्रूव करवाया होगा तो ये एक्सपेंसेस उसे लिखने की इजाज़त होगी, वरना वो जितने मर्जी पैसे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए खर्च करते रहे, अगर उसने फ़ंड को अप्रूव नहीं ना करवाया हुआ तो ये एक्सपेंस वो नहीं लिख सकेगा। पे कर रहा होगा लेकिन लिख नहीं सकेगा। अब ज़रा बात समझिएगा, अगर आप कोई एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो आपका राइट है ना कि आप उसको लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे जी? आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, अपने डेबिट साइड पर लिखेंगे ये हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस लिखने से क्या होता है? आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट आ जाती है। और अगर कोई एक्सपेंस आप पे कर रहे हो, आप अपने मुलाजमीन के लिए 2.5 लाख खर्च तो कर रहे हैं, एक्सपेंस है आपका, लेकिन आप लिख नहीं पा रहे, आपको इजाज़त नहीं है क्योंकि आपने अप्रूव नहीं करवाया हुआ था फ़ंड। अब क्योंकि आपने लिखा नहीं वो 2.5 लाख का एक्सपेंस, हो आपकी प्रॉफिट एक्चुअल से ज़्यादा आ जाएगी। हकीकत में तो आपने 2.5 लाख पे किया हुआ है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, लेकिन आपको वो 2.5 लाख लिखने की इजाज़त नहीं है। अब जब 2.5 लाख लिखेंगे नहीं तो आपकी प्रॉफिट एक्चुअल से ज़्यादा आएगी। जब प्रॉफिट एक्चुअल से बेटा ज़्यादा आएगी तो आपको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा, बिला वजह का टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर अप्रूव्ड होगा ना, एम्प्लॉयर गेट्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट, एम्प्लॉयर को भी बहुत से फ़ायदे होंगे इफ़ द ग्रेचुटी फंड इज़ अप्रूव बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। और गवर्नमेंट इंकरेज करती है, रायत देती है, कई मौके देती है ऐसी कंपनियों को जो अपने मुलाजमीन को जॉब सिक्योरिटी देते हैं, पेंशन देते हैं, ग्रेचुटी देते हैं। तो कई बेनिफिट हैं जी अप्रूव करवाने के। एम्प्लॉयज़ को तो है ही, एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट है। अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स का कमिश्नर है ना, ये जो अथॉरिटी है, ऑफिसर है इनकम टैक्स का कमिश्नर, ग्रांट्स सच एन अप्रूवल, ये अप्रूवल वो देता है, कमिश्नर अप्रूवल देता है जी कि ठीक है आपका ग्रेचुटी फंड अप्रूव्ड है अगर आप सारी रिक्वायरमेंट्स टैक्स डिपार्टमेंट की फुलफ़िल कर लेते हैं। ये बात फॉलो कर रहे हैं जी आप? अच्छा जी, अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले समझा दी है, वो यहाँ पर लिखी हुई है। द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन ग्रेचुटी फंड्स फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। द अमाउंट इन दीज फंड्स, इन फंड में जो रकम है, कॉन्टीन्यू टू एक्यूमुलेट, मुसलसल एक्यूमुलेट होती रहती है, जमा होती रहती है, फ्राम ईयर टू ईयर, सालों साल, एंड नॉर्मली आर पे टू द एम्प्लॉयज़, और आम तौर पर ये अदा कर दी जाती है एम्प्लॉयज़ को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब वो रिटायर हो जाते हैं, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इन केस ऑफ डेथ, और अगर उनकी डेथ हो जाए ऑफ एन एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय की ड्यूरिंग सर्विस के दौरान, द अमाउंट इज़ पेड टू हिज फैमिली। क्लियर है जी? तो अप्रूव्ड का मतलब हो गया कमिश्नर से अप्रूव्ड होना, फंड का मतलब होगा रकम इसमें जमा होती रहती है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, और ईयर टू ईयर, सालों साल ये रकम जमा होती रहती है और एम्प्लॉय को उसकी रिटायरमेंट पर अदा कर दी जाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट पेंशन और एन्युटी स्कीम। इसकी भी तकरीबन मीनिंग सेम है, बस ये रकम की अदायगी कब होनी है? पेंशन, जब वो रिटायर हो जाएगा तो रिटायरमेंट के बाद पीरियडिकल पेमेंट्स होनी है।
तरीकाकार इसका भी वही है कि कंट्रीब्यूट की जाती है रकम एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, ये रकम सालों साल जमा होती रहती है। जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद उसको हर महीने के लिहाज से या हर 2-3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद उसको पेंशन की शक्ल में अदा कर दी जाती है। अब पेंशन आमतौर पर हम समझते हैं हर महीने मिलती है पेंशन, आप चाहें तो 3-3 महीने की इकट्ठी ले लें, तो 3 महीने बाद जाएँ 3 महीने की पेंशन ले लें, 6 महीने बाद जाएँ 6 महीने की पेंशन ले लें। कुछ इदारे ऐसे भी हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को कहते हैं भाई हम सालाना पेंशन देंगे आपको, हर महीने नहीं देंगे, 1 साल बाद दिया करेंगे, तो उसको हम कहते हैं एन्युटी। क्या कहते हैं? एनुअल से निकला एन्युटी। पेंशन का मतलब है हर साल जो मिलेगी, और एन्युटी पेंशन का मतलब है जो हर महीने मिलेगी, एन्युटी मतलब जो सालाना रकम मिलेगी आपको रिटायरमेंट के बाद, जो सालाना रकम मिलती है उसको एन्युटी कहा जाता है। ठीक है जी। एनी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड रिटायरमेंट स्कीम, कहता है एम्प्लॉयमेंट मुलाजमत के हवाले से कोई भी रिटायरमेंट स्कीम है। रिटायरमेंट स्कीम मीन जिसके तहत रिटायरमेंट के बाद आपको कोई रकम मिल रही हो। रिटायरमेंट स्कीम का मतलब क्या है? ऐसी स्कीम है जिसके तहत रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन की शक्ल में या एन्युटी की शक्ल में रकम मिल रही हो, चाहे वो हर महीने मिल रही हो, हर 6 महीने के बाद मिल रही हो, हर साल के बाद मिल रही हो। विच मेक्स, जिसके मुताबिक पेंशन और एन्युटी, यहाँ पेंशन मिल रही होती है या एन्युटी मिल रही होती है, कब? पीरियडिकल पेमेंट्स, एक ख़ास पीरियड के बाद, एक ख़ास अरसे के बाद, तयशुदा अरसा होता है कि भाई हर महीने मिलेगी या हर 6 महीने बाद मिलेगी। टू इट्स बेनिफिशरीज़, बेनिफिशरीज़ कौन है? वो मुलाजमीन जिन्होंने जो जॉब कर रहे थे, जिनको पेंशन या एन्युटी मिलती है, उनको हम कहते हैं बेनिफिशरीज़ हैं, इससे फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, इस स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले लोग, रिटायरमेंट स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले लोग। एंड इज़ अप्रूव्ड, और इसको अगर अप्रूव करवाया जाए अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक, ये जो रिटायरमेंट स्कीम है जिसके मुताबिक विच मेक्स, जिसके मुताबिक पेंशन और एन्युटी पीरियडिकल पेमेंट्स मिलती हैं बेनिफिशरीज़ को, मुलाजमीन को, एंड इज़ अप्रूव्ड अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, और ये 2001 के ऑर्डिनेंस के मुताबिक अगर अप्रूव्ड हो, आर नोन एज अप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट पेंशन और एन्युटी स्कीम। तो इसको अप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट पेंशन और एन्युटी स्कीम कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्कीम इंक्लूड, इसमें क्या शामिल है जी? अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, ये नेक्स्ट जो आ रहा है इसका भी मतलब सेम है। पब्लिक सेक्टर पेंशन, सरकारी इदारों में जो पेंशन मिलती है। एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम, एम्प्लॉयज़ जब ओल्ड हो जाते हैं, जब रिटायर हो जाते हैं, तो प्राइवेट इदारे जो है ना आमतौर पर ये वाला बेनिफिट देते हैं कि हर महीने एक नॉमिनल सी अमाउंट उनको पेंशन की शक्ल में अदा करते हैं। उसका नाम उन्होंने रखा होता है जी एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम। क्लियर है जी। आज की 4th डेफिनेशन है जी अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। सुपर एनुएशन कहते हैं रिटायरमेंट को। सुपर एनुएशन जब एम्प्लॉय की जॉब पूरी हो जाए या उसकी एज 60 साल हो जाए, पाकिस्तान में जुडिशरी में अगर वो जॉब कर रहा है तो उसकी एज जब 63 साल हो जाए, मतलब वो जज है कोई, तो उसकी एज जब 63 साल हो जाएगी तो वो रिटायर हो जाएगा। आम सिविल सर्वेंट्स जो हैं, सरकारी इदारे जो हैं, उनमें जो 60 साल की उम्र है उसको सुपर एनुएशन एज कहा जाता है कि उस एज के बाद आपको सरकारी इदारे में रेगुलर जॉब करने की इजाज़त नहीं होती, आपको रिटायर कर दिया जाता है कुछ पैसे रकम देकर। अप्रूव सुपर एनुएशन फ़ंड, ये भी ऐसा ही फ़ंड है जिसके लिए रकम अप्रूव करवाई जाती है। देखेंगे पहले मैं इसका लास्ट पोर्शन पढ़ रहा हूँ। अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये मीनिंग्स हैं जी इसके। अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अप्रूव्स सच फंड, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इस फंड को अप्रूव करता है। इन विच केस, जिस केस में द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय एन एम्प्लॉयर, वो रकम जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, इज़ ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर, उसको बिजनेस एक्सपेंडिचर कंसिडर कर लिया जाता है। जैसा मैंने बताया था ना कि अप्रूव्ड होगा तो आप जितने पैसे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कंट्रीब्यूट करवाएंगे उनको एज एन एक्सपेंस लिख दिया जाएगा। एंड इज़ नॉर्मली पेड, और आमतौर पर ये रकम अदा कर दी जाती है। किसको अदा की जाती है जी? एम्प्लॉयज़ को अदा कर दी जाती है। कब अदा कर दी जाती है? कंट्रीब्यूटेड बाय द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर इज ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर, जितने पैसे जो हैं वो एम्प्लॉयर खर्च करता है अपने एम्प्लॉय के लिए उसको एक्सपेंडिचर समझ लिया जाता है। रिजल्टिंग अ डिक्रीज इन टैक्स पेबल, इससे उसका टैक्स कम हो जाता है। ठीक है ना, मैंने बताया था ना कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जितनी रकम कंट्रीब्यूट करेंगे वो बिजनेस एक्सपेंस समझकर आपको अलो कर दिया जाता है कि आप उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख लें। अदरवाइज़ आपको ये लिखने की इजाज़त नहीं होती अगर आपने वो फंड अप्रूव ना करवाया हो। तो मीनिंग मैंने आपको पहले बता दी, एक्सप्लेनेशन सुन लें जी इसकी, ये भी वैसे ही है। Superannuation funds are also maintained by the organizations to provide benefits to their employees after retirement. Superannuation fund जो है maintained by the organization maintain करती हैं provide benefit to their employees after retirement, कि इससे वो benefit देते हैं अपने मुलाजमीन को after retirement के बाद। The amount in this fund continuously contributed by the employer, कंट्रीब्यूटेड का मतलब ये है कि एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, कॉन्टीन्यूसली मुसलसल हर साल।
दीज अमाउंट्स आर पेड टू द एम्प्लॉयज़ एज एनुटीज, ये रकम एम्प्लॉयज़ को अदा कर दी जाती है सालाना या माहाना की पेंशन की शक्ल में आफ्टर द रिटायरमेंट, जब वो रिटायर हो जाएँ। और इफ़ दे बिकम इनवैलिड बिफोर रिटायरमेंट, या रिटायरमेंट से पहले अगर वो नाकारा हो जाएँ, मतलब कहने का डिसेबल हो जाएँ किसी भी बीमारी की वजह से, किसी हादसे की वजह से, टू देयर फैमिलीज़, उनकी फैमिलीज़ को अदा कर दी जाती है इन केस ऑफ डेथ, अगर उनकी डेथ हो जाए। क्लियर है जी। तो नेक्स्ट ये जो 2.5 लाइन है ये करने की आपको ज़रूरत नहीं, द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैड टेकन, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आज के लेक्चर में हमने ये 4 डेफिनेशन जो है वो डिस्कस कर ली हैं। 4 डेफिनेशन कौन से हमने डिस्कस किए हैं जी? एक तो मैंने आपको प्रॉफिट ऑन डेट की डेफिनेशन पढ़ा दी है। सेकंड आज के लेक्चर की अप्रूव ग्रेचुइटी फ़ंड, अप्रूव एम्प्लॉयमेंट पेंशन और अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फ़ंड। इसके साथ आपकी 11 डेफिनेशन देखेंगे अब तक हो चुकी हैं। ऑलरेडी मैं आपको 7 करवा चुका था, 4 आज के लेक्चर में हो गई, टोटल 11 डेफिनेशन हमारी हो गई। टोटल 40 डेफिनेशन है राउंड अबाउट, उसमें से 11 डेफिनेशन हो गई। इसी तरह 3-4 डेफिनेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूँगा। उम्मीद है आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको समझ लिया होगा, इसको याद भी कर लें, क्योंकि आपको ये डेफिनेशन मैंने पहले बताया वर्ड बाय वर्ड तकरीबन याद करनी है। ठीक है जी। इसके साथ ही मैं अपना लेक्चर आज का वाइंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।